हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड। अब हम यहाँ से जनरली पीएमआर को ही ज़्यादा आगे को डील करेंगे, बाद में C13 पे फिर आते हैं। तो आपका यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए केमिकल शिफ्ट को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। ये हमने किया था, देखिए हमने क्या किया ना, अब ये देखिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम रखते हैं। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को रखा जो कि आपका अल्फा स्पिन स्टेट में दिखा है। विद द फील्ड दिखा रखा तो अल्फा स्पिन स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा स्पिन स्टेट पे है। इसमें आपने, चलिए सपोज आपने कांस्टेंट 1.41 टेस्ला का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया गया। ठीक है, हम लीनियर स्वीप मेथड से जाएंगे, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया H0 1.41 टेस्ला का। ठीक है, फिर इस 1.41 टेस्ला के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर जो आपका अल्फा स्पिन स्टेट में जो आपका न्यूक्लियाई है इसका एक सर्टेन प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा। वो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इसी H0 के अकॉर्डिंग निकलता है ना, तो न्यू0 इक्वल टू म्यू बीटा H0 डिवाइडेड बाई I इंटू H, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.79 इंटू 5.051 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू H0 की वैल्यू कितना है 1.41। ये वैल्यू आपका क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है प्रोटॉन के लिए 2.79 और ये क्या है बोर मैग्नेटॉन 5.051 फॉर प्रोटॉन और स्ट्रेंथ आपने 1.41 टेस्ला रखा। आई की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो ये कैलकुलेशन टोटल आता है आपका कितना, चलो यहां लिख लेते हैं, न्यू0 इक्वल टू ये आता है 60 मेगाहर्ट्ज। क्यों हो गया, तो ये हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा गया है अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई होगा वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा होगा भैया, यहाँ पे प्रिसिशन कर रहा होगा या गाइरेशन कर रहा होगा, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब चलिए हम सपोज एक कंपाउंड पे आते हैं। ये तो तब की बात है ना भैया, इस बात को जरा ध्यान से सुनेगा। ये तब की कंडीशन है जबकि आइसोलेटेड कोई आपका प्रोटॉन होगा। ठीक है, आइसोलेटेड यदि कोई प्रोटॉन है जिसके एनवायरनमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में जितना आपने इस पे H0 अप्लाई किया है 1.41 टेस्ला का, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियाई पर क्या है, न्यूक्लियाई उसको रियलाइज करेगा। तो आपका तब न्यूक्लियाई इतने फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, प्रिसिशन कर रहा होगा। ठीक है, अब बाई चांस मैं ये कंपाउंड ले लूं कोई, सपोज देखिए मान लिया हमने ये कोई कंपाउंड ले लिया CHCl3 ले लिया भैया, क्लोरोफॉर्म है। तो इस कंपाउंड में एक स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई है, इस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का क्या है, कोई एरिया हमने क्या है यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और फील्ड की स्ट्रेंथ कितना रख दिया 1.41 टेस्ला रख दिया। मेरी बात को सुनिएगा, इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और फील्ड की स्ट्रेंथ कितना रख दिया 1.41 टेस्ला आपने अप्लाई कर दिया। तो क्या इस क्लोरोफॉर्म का जो आपका क्या है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है प्रोटॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्या उस पे भी आपका न्यू0 की वैल्यू आपका इतना ही रहेगा, या ये कहें कि क्या इस कंपाउंड में जो आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो भी आपका 60 मेगाहर्ट्ज के साथ ही प्रिसिशन कर रहा होगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, इससे पहले वाला शील्डिंग डीशील्डिंग यदि आपने डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे तो आपको इतना याद होगा कि यार किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट कोई भी आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में आपका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना। जैसे यहाँ क्लोरोफॉर्म में कार्बन से H जुड़ा होगा तो इस बॉन्ड में आपका, इसमें इसको आपको ऐसा ही खोल के लिख दूंगी, ये ना CCl एंड H। तो इस बॉन्ड में कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो आपका क्या है, इसके चारों ओर आपका क्या करेगा, एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा ना आपका। तो उस समय हमने आपको एक चीज बोला था, H इफेक्टिव इक्वल टू होता है H0 माइनस H इंड्यूस। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन या स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक करंट कहते थे इसको। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रॉनों ने जनरेट किया वो क्या करता है, न्यूक्लियस के रीजन में क्या कहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज। एक्सटर्नल ऊपर को है तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेटेड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां को होगा,
नीचे को होता है, ठीक है। तो आपका क्या था, इसलिए आपका जो H0 आपने इस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर के लिए लगाया होगा उतना आपका न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोज कर रहा है उस H0 को। तो H0 में से कुछ क्वांटिटी जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इंड्यूस है उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आपका जो बचा हुआ रिजल्टेंट है जो कि न्यूक्लियस तक पहुंचेगा वो होगा H इफेक्टिव, ठीक होगा ना। तो ये H इफेक्टिव होगा, तो अब आप H0 नहीं रखेंगे भैया यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, H0 से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। H0 में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसको घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड H0 मतलब एक्सटर्नल फील्ड के क्या है, अपोज में है। ये ऊपर को है तो ये नीचे को होगा, तो अपोज करता है तो कुछ उतना रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका H0 से क्या होगा, जो हमने लगाया था 1.41 टेस्ला, 1.41 टेस्ला लगाया था तो इतना होता, अब उससे H इफेक्टिव क्या है, उससे कम है, H0 से कम है, 1.41 से कम है, 1.40 टेस्ला है या जो भी है सपोज, ठीक है। तो आपका ये H0 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, आप H इफेक्टिव पुट करेंगे जो कि 1.41 टेस्ला से थोड़ा छोटी वैल्यू होगा। ये क्वांटिटी इसकी जगह पे आप क्या है, थोड़ा कम 1.39 हो सकता है या 1.40 हो सकता है, जो भी होगा आपका। तो आपका थोड़ी सी लेस क्वांटिटी आप पुट करेंगे तो न्यू जीरो जो आएगा वो 60 मेगाहर्ट्ज से क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये छोटा H0 की जगह H इफेक्टिव रख रहे हैं, H इफेक्टिव H0 से छोटा है, H0 से H इफेक्टिव क्या है, छोटा है, उसको यहां अप्लाई करेंगे तो ये भी तो छोटा आएगा ना, तो ये कम आएगा। इसका मतलब सपोज हमने मान लिया कि आपका इसका जो न्यूक्लियाई है ये आपका 50, चलिए ये सपोज हम मान लेते हैं कि आपका 100 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपका क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया कितना 1.41 टेस्ला पर, उस समय आपका आइसोलेटेड न्यूक्लियाई जितना जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रिसिशन करता था वो कितना था, 60 मेगाहर्ट्ज। अब मैंने कहा कि आपका अब क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है उसके एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रॉन ने कुछ आपका क्या है, इंड्यूस क्रिएट किया, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस इफेक्टिव को यहां पुट करेंगे तो उसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 60 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, 600 हर्ट्ज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से प्रिसिशन कर रहा, नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका 100 हर्ट्ज क्या होगा, आपका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये घट गया तो ये कम हो गया, हल्का सा ये कम होगा, H0 की जगह H इफेक्टिव रखेंगे तो वो कम है, तो ये भी थोड़ा सा कम आएगा। तो आपका क्या है, कितना, ये आइसोलेटेड जो आपका न्यूक्लियाई था, सॉरी प्रोटॉन था, वो 60 मेगाहर्ट्ज पे यदि आपका प्रिसिशन करता तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म का न्यूक्लियाई है वो 60 से 100 हर्ट्ज कम फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है, आपका प्रिसिशन कर रहा है, ठीक है, मेरी बात समझा ना। तो 100 कम पे प्रिसिशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए आपका जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, ये तो इतना तो कम है, तो एक्चुअल कितना होगा, इतना प्लस कितना होगा, सॉरी एक्चुअल कितना हो जाएगा आपका 60 मेगाहर्ट्ज माइनस 100 हर्ट्ज। ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, देखो 60 मेगाहर्ट्ज, मेगा 10 की पावर 6 है आपका, ठीक है। तो 60 मेगाहर्ट्ज के कंपेयर में 100 है तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना आपका, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 59.9 मेगाहर्ट्ज के आसपास, ऐसे कुछ आ जाएगा आपका अप्रोक्स, ठीक है ना, मेरी बात समझे ना। ये तो खाली मैं रफ लिख रहा हूं कि आपका इस प्रोटॉन का 100 हर्ट्ज क्या हुआ, कम हो गया, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम क्यों हुआ, क्योंकि इंड्यूस घटाया तो इफेक्टिव कम आया, तो ये कम आया तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी 60 से थोड़ा सा कम हो गया, तो 59.9 मेगाहर्ट्ज हो गया, ठीक है, जो हमारे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी। ये हमारे क्या कहलाता है, जो एस न्यू, ये न्यू जीरो जो आ रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम आ रखा है आपका, ठीक है। चलिए इसको छोड़ो, हम ये मान लेते हैं CH3 ये कंपाउंड है, इथेन है भैया। इथेन में जो प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन आपका क्या है, सपोज आपका क्या है, अब ये इथेन के जो प्रोटॉन होंगे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में होंगे। यहाँ तो आपका क्या है, देखिए 3 क्लोरीन है, विड्रॉ करता है ना इलेक्ट्रॉनों को, विड्रॉ करेंगे तो यहाँ डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इंड्यूस बहुत कम होगा, तो इफेक्टिव क्या है, H0 से थोड़ा सा ही घटाएंगे हम, तो उतना क्या है, H0 और H इफेक्टिव में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ये 100 होगा तो 99 हो सकता है, ठीक है, मेरी बात समझा ना। तो उस समय तो इंड्यूस कम है क्योंकि इन्होंने क्लोरीन ने अपनी ओर विड्रॉ किया होगा, यहाँ डेफिशिएंसी है तो इंड्यूस कम, इससे इफेक्टिव क्या है, H0 से थोड़ा सा कम हो,
थोड़ा सा कम होगा तो ये एच न्यू जीरो भी, सॉरी न्यू जीरो भी आपका 100 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा सा कम हुआ, कितना कम हुआ 100 हर्ट्ज कम हुआ, तो 59.9 मेगाहर्ट्ज हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं चलिए इथेन में, तो इथेन में आपके कोई भी आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं, जैसे इसमें क्लोरीन थे, तो इनके प्रोटॉन क्या होंगे, थोड़ा सा मोर शिल्डेड होंगे, तो इनके प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो इंड्यूस थोड़ा सा उनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि इनका इंड्यूस कितना है, 200 हर्ट्ज है। अब सॉरी 200 हर्ट्ज नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया 200 हर्ट्ज कम कर दिया, जैसे इसने कितना कम किया था 100, जैसे इनके केस में, इन प्रोटॉनों के केस में इंड्यूस क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में है, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंड्यूस क्रिएट करेंगे, तो इफेक्टिव क्या होगा, H0 से काफी कम आएगा। उसमें तो H0 से थोड़ा सा ही आपने रिड्यूस किया था, तो क्या है H0 से हल्का सा कम था इफेक्टिव ना, यहाँ इंड्यूस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में है, तो आपका क्या है इंड्यूस बड़ा होगा तो इफेक्टिव और कम आएगा ना, उसके केस में इफेक्टिव कम आएगा तो आपका न्यू जीरो भी थोड़ा और कम आएगा। तो इन्होंने कितना कम करा, 60 हर्ट्ज कम कर दिया आपका, 60 जो करिए 200 हर्ट्ज कम कर दिया। तो इनके लिए, इन प्रोटॉनों के लिए न्यू जीरो कितना आएगा फिर 60 में से इसको रिड्यूस करेंगे ना, 60 मेगाहर्ट्ज माइनस 200 हर्ट्ज, तो कितना आएगा न्यू जीरो इक्वल टू कितना 59.8 मेगा हर्ट्ज के आसपास ऐसे कुछ आएगा आपका, ठीक है अप्रॉक्स। ठीक, तो भी आपका कितना क्लोजर दिख रहा है मेरे लिए 59.8 59.9, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा तो इंड्यूस ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव कम होगा, इफेक्टिव कम होगा तो आपका क्या है न्यू जीरो भी क्या आएगा, इसका कम आएगा, तो कम आएगा ना। इसने मैंने क्या किया, इन प्रोटॉन के क्या है जो इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने 200 हर्ट्ज क्या कर दिया आपका, क्या है एच इंड्यूस क्रिएट किया होगा, तो 200 हर्ट्ज एच इंड्यूस क्रिएट किया, तो इफेक्टिव क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा एच इंड्यूस ज्यादा क्रिएट किया होगा, तो एच इफेक्टिव कम आएगा, एच इफेक्टिव कम आएगा तो इंड्यूस आपका क्या है कम हो गया, 60 मेगाहर्ट्ज से 200 हर्ट्ज इन्होंने कम कर दिया। कहने को ये क्या है आइसोलेटेड न्यूक्लियस 60 मेगाहर्ट्ज पे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है, तो 60 मेगाहर्ट्ज से 200 हर्ट्ज आपका क्या है कम फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या कर रहा हूं यहाँ पे प्रिसिशन कर रहा हूं, या ये कह लो कि आपका आइसोलेटेड न्यूक्लियाई प्रोटॉन होता तो उस पे आपका इतना प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इन प्रोटॉनों के लिए आपका क्या है जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा वो 59.8 के आसपास होगा, और इस प्रोटॉन के लिए आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए 59.9 मेगाहर्ट्ज है। तो ये आपको इन एग्जांपल से मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं भैया कि देखिए इस कंपाउंड के आपके प्रोटॉन हो, या इस कंपाउंड का आपका प्रोटॉन है, या और भी बहुत सारे अदर कंपाउंड्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन को आप देखेंगे, तो उनके जो आपके क्या है ऑपरेटिंग है तुम्हारा क्या है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी पर ही तो आपका रेजोनेंस होगा ना, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल बाहर से आप आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डालेंगे, वो मैच करेंगे तब ट्रांसफर होगा। तो ये 59.8 मेगाहर्ट्ज पे ट्रांसफर कर रहा है, ये 59.9 मेगाहर्ट्ज पे ट्रांसफर कर रहा है, तो आपका क्या है इनकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू में आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा भैया, क्या होगा इनके क्या है जो आपका फ्रीक्वेंसीज है, एग्जैक्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी पर ही तो आपका रेजोनेंस होता है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर पाना क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है भैया आपका, इसीलिए आपका क्या किया जाता है इन कंपाउंड्स के, इन्हीं कंपाउंड के हम क्या करते हैं जो स्पेक्ट्रा होते हैं उन सॉरी जो क्या कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक इंटरनल क्या है रेफरेंस, इंटरनल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम रेफरेंस कंपाउंड कहते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं इनके क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है ना। एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि हमने क्या है किसी इंटरनल स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं इन सभी के कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, मान लिया क्लोरोफॉर्म का जो प्रोटॉन था वो जब हमने 1.41 टेस्ला का क्या लगा रखा है एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, तो उस समय कितना कम इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही हो कितनी आ रही है, या ये लोग प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हो कितनी है 59.9 है, ये लोग भी इसने कम कितना किया 100 हर्ट्ज। क्यों कम किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ने
इंड्यूस क्रिएट किया तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो आपका ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कम हुआ, 100 हर्ट्ज हुआ। लेकिन इसी क्लोरोफॉर्म के लिए, ठीक है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है भैया, इसी क्लोरोफॉर्म के केस में बाय चांस आप H0 कितना अप्लाई कर रहे हैं, 2.35 टेस्ला अप्लाई करते हैं, ठीक है, 2.35 टेस्ला अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका क्या है, इसका जो आपका क्या है, इस प्रोटॉन ने जो आपका जैसे यहां कितना कम किया था 100 हर्ट्ज, तो इतने टेस्ला पर आपका न्यू जीरो की जो वैल्यू होती है इस फॉर्मूले से न्यू जीरो की जो वैल्यू आती है 2.35 पे, वो आती है 100 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इस H0 पर 3.5 टेस्ला पर, जबकि न्यू जीरो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100 मेगा हर्ट्ज, तो ये प्रोटॉन मान लेते हैं यहां 100 कर रहा था, तो चलो मान लेते हैं 200 आपका क्या कर दिया अभी, आपका हर्ट्ज आपका इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये कितने पे 98.8 मेगा हर्ट्ज के आसपास, ऐसे कुछ अप्रॉक्स में आपका क्या होगा, इतने मेगा हर्ट्ज पे क्या करेगा वो, ये क्या है, इतना मेगा हर्ट्ज क्या होगा, इस प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो उतने पे इस मेगा हर्ट्ज पे क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। अब ये भी दिक्कत हो रही है क्योंकि आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यदि हम चेंज कर रहे हैं, या ये करो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये हुई, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जैसे ये कितना, पहले ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज का था, अब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 100 मेगाहर्ट्ज का है, तो भी आपका क्या है, इसका जो आपका क्या है रेजोनेंस करने वाला फ्रीक्वेंसी वो क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, पहले 59.9 था, अब 98.8 आ जा रहा है। तो आपका अब पता चल रहा है 2.35 पे इतना आ रहा है, पता चल रहा है 7 टेस्ला किया तो आपका कुछ और आ जाएगा, पता चला 1 टेस्ला किया कुछ और आ जाएगा। तो आपका क्या, एक ही प्रोटॉन के लिए आपका अलग अलग ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पर क्या हो रहा है, आपका जो क्या है, जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस करने वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या कर जा रही है, वेरी कर जा रही है, ठीक है। तो इस कारण से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, एक ही प्रोटॉन पता चल रहा है कभी इतने मेगाहर्ट्ज पे आपका रेजोनेंस कर रहा है, और पता चल रहा है कभी आपका 98.9 पे क्या कहता है रेजोनेंस कर रहा है, यदि हमने ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, पता चला ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज कर दिया, तो ये कुछ और फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। तो ये आपके लिए क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या, पहला कि ये आपका क्या है, जो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके क्या है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट कंपाउंड के जो क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत क्लोजनेस है, मतलब क्या है, उनको आप एग्जैक्टली क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पे 60 पे आपका इतने पे रेजोनेंस कर रहा था ये प्रोटॉन, और 100 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है इतना एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पर, इतने पर वो क्या कर रहा है, लगभग इतने पे आपका क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो इससे भी आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, एक ही प्रोटॉन अलग अलग क्या है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग आपका क्या है जो आपका अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है उस पर क्या कर रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो इनसे हमको एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है, ठीक है। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए तब जाकर के आपका एक नया कंसेप्ट दिया गया, अभी आपका क्या कि आपका ये केमिकल शिफ्ट का प्रपोजल दिया गया, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा जो कौन सा ये जो टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम प्रोटॉनों के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट कहेंगे, ठीक है। और ये जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू होगा वो ईच प्रोटॉन के लिए क्या होगा, भी आपका जैसे क्लोरोफॉर्म का प्रोटॉन होगा तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, भले कोई भी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी हो, 60 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हो, 100 पे काम कर रहे हो, 200 पे काम कर रहे हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहे हो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पे, या किसी भी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड पे काम कर रहे हो, उसके लिए क्या है केमिकल शिफ्ट का एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा, हमको आगे को बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तब जाकर के आपका केमिकल शिफ्ट का क्या प्रपोजल दिया गया, ठीक है। और केमिकल शिफ्ट क्या होता है आपका, देखिए केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू एस माइनस म्यू टीएमएस डिवाइडेड बाई म्यू ओ, ठीक है। ये हो गया आपका हर्ज में, ये हो गया आपका मेगा हर्ज में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, म्यू एस है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड था क्लोरोफॉर्म था ना भैया, ठीक
ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड के प्रोटॉन का हमने क्या निकालना है, रेजोनेंस करने वाले फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम अब क्या कहेंगे केमिकल शिफ्ट करें, केमिकल शिफ्ट निकालना है। तो क्या होगा, म्यू एस हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करेगा आपका रेजोनेंस करेगा, ठीक हो गया, वो फ्रीक्वेंसी हो गया किसमें, हर्ट्ज में, ठीक है। माइनस म्यू टीएमएस क्या हुआ, टीएमएस होता है भी हमारा टेट्रामिथाइल सिलेन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन हैं, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन के क्या केमिकल शिफ्ट को निकालने के लिए, ठीक है, हम एक इंटरनल स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज टेट्रामिथाइल सिलेन। स्टार्टिंग में जब एनएमआर ओरिजिन में आया तो ये माना गया कि टेट्रामिथाइल सिलेन के जो प्रोटॉन है वो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस होगा तो H इफेक्टिव इक्वल टू H0 माइनस H इंड्यूस होता ना, तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है ना। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अप्रोक्स आपका 1.5 के आसपास ऐसे कुछ होता है, और इसकी 2.5 या 2.8 के आसपास ऐसे कुछ है। कहने का सिलिकॉन से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या है, इनकी ओर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ना भैया। तो आपका ये जो 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन टेट्रामिथाइल सिलेन के, उन प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बहुत हाई है, तो उनके इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो उनके लिए इंड्यूस ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव क्या होगा उनके लिए, बहुत कम आएगा, ठीक है। तो उनके लिए इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो अब हम ये मान लेते हैं देखिए कि इसके लिए H इफेक्टिव कम आएगा, तो भी आपका फॉर्मूला क्या था हमारा, म्यू बीटा H0 अपॉन IH, ठीक है। तो H0 की जगह H इफेक्टिव लेंगे, H इफेक्टिव आपका टेट्रामिथाइल सिलेन के प्रोटॉन के लिए बहुत कम है, तो रेजोनेंस करने वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी इसकी, बहुत कम आएगी, जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं, वो भी कम आएगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे ये टेट्रामिथाइल सिलेन के प्रोटॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हालांकि बाद में तो आपका क्या हो, जब आपका एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट ओरिजिन में आ गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे प्रोटॉन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। लेकिन तब ये माना गया था कि आपका टेट्रामिथाइल सिलेन के प्रोटॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में होते हैं, और अदर जितने भी प्रोटॉन होंगे वो सब इससे क्या होंगे, आपके कम इलेक्ट्रॉन डेंस होंगे, ठीक है। तो टेट्रामिथाइल सिलेन के लिए इंड्यूस सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में है, तो इफेक्टिव सबसे कम आएगा। इफेक्टिव कम आएगा तो भैया ये क्या है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी इसके लिए सबसे कम आएगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, आपका प्रिसिशन करेगा टीएमएस, ठीक हो गया अपना, ये तो सबके लिए कॉमन हो जाएगी बात। अब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन जिनके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना क्या है, कितना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन होंगे वो मोस्टली टीएमएस से आपका क्या होगा, मोर डीसिल्डेड ही होगा। डीसिल्डेड होगा तो इंड्यूस कम होगा, इंड्यूस कम होगा तो इफेक्टिव भी क्या आएगा, इफेक्ट ये इंड्यूस कम होगा तो इफेक्टिव ज्यादा, इफेक्टिव ज्यादा तो ये क्या होगा, ज्यादा आएगा ना आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉनों का प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, टीएमएस के प्रोटॉन के प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज्यादा। इसी को म्यू एस कहते हैं, मतलब सैंपल के प्रोटॉनों का प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्योंकि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही क्या है, जब आरएफ रेडिएशन की रेडिएशन मैच करेगी तब रेजोनेंस होता है, तो उसी के इक्वल आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये माइनस ये हो गया आपका क्या है, टीएमएस के रिस्पेक्ट में आपका कितना ज्यादा डीसिल्डेड है क्या है, सैंपल के प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय म्यू ओ, मतलब क्या हुआ, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप 60 मेगाहर्ट्ज का, जैसे हमने कहा कि 1.41 टेस्ला का एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो न्यू जीरो कितना आता था उसमें, 60 मेगाहर्ट्ज आता था, तो ये हुआ ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका 60 मेगाहर्ट्ज, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, तो ये माइनस ये सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक होगा ना। तो आपका ये भी सभी के लिए कॉमन होगा, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में सभी क्या है, तो ये वैल्यू जिसका जितना ज्यादा तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ये क्वांटिटी केमिकल शिफ्ट कहलाएगा भैया। और ये क्या है, ऑलवेज केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो किस में लिया जाएगा, आपका पार्ट पर मिलियन में लिया जाएगा, आपका पीपीएम में लिया जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि आपका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज हो, 200 हो, 400 हो, कुछ भी हो, केमिकल शिफ्ट एक पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए आपका एक ही आएगा, ठीक है। अब उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।